आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। हमने आपको पिछले क्लास में अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये बताया था। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वे इसे अपना मुल्क नहीं मानते थे, इसे अपना देश नहीं मानते थे, वे इसे एक अपना उपनिवेश मानते थे, कॉलोनीज। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ के किसी विशेष डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ से भी जो धन प्राप्त हुए वे इंग्लैंड भेजना शुरू किया और जो भी विकास कार्य कराए उसको इसलिए कराए ताकि उससे उन्हें यहाँ से कच्चे माल, धन, अन्न इत्यादि ले जाने में आसानी हो। उनकी इन नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका दूसरा पहलू उद्योगों पर प्रभाव। अंग्रेजी शासन का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ध्यान रहे, जो उद्योगों पर प्रभाव पड़ा ये उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का दूसरा चरण था, या उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था। इसमें ब्रिटेन में जो उद्योग थे उनसे तैयार माल को भारत में खपाने के लिए भारत के उद्योगों को विनाश की योजना बनाई गई। भाई उनके पास बड़े बड़े उद्योग हो चुके थे, अब उस माल को कहाँ खपाया जाए, इसके लिए आवश्यकता थी भारत जैसे एक बड़े बाजार की। अब जब यहाँ खुद ही इतनी अच्छी चीज़ें तैयार होंगी तो लोग अंग्रेज़ों की सामान क्यों लें। इसलिए उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने सस्ते तैयार माल भारत की बाज़ार में बांटना शुरू किया ताकि भारत के उद्योग समाप्त हो जाए। ये उनकी योजना का दूसरा चरण था। इसीलिए माल खपाने के लिए भारत के उद्योगों के विनाश की योजना अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई। इसे अनौद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण यानी उद्योग विहीन कर दिया जाए भारत को, ऐसी योजना बनी। यही है अनौद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा चरण। इस समय भारत के उद्योग अंग्रेजी नीतियों के कारण पतनशील थे, जबकि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण इंग्लैंड में उद्योगों का मशीनीकरण हुआ। अब जब इंग्लैंड में उद्योगों का मशीनीकरण हुआ तो वे अत्यधिक उत्पादन और सस्ते माल उत्पादन में सक्षम हो गए। जाहिर है, पैर या हाथ से चलाने वाला रिक्शा और इंजन लगा रिक्शा, जहां वो 2 आदमियों को ले जाएगा, 1 आदमी को ले जाएगा और अधिक समय में ले जाएगा, वहीं इंजन से चलने वाला रिक्शा अधिक आदमियों को थोड़े समय में ले जाएगा। इसलिए मशीनीकरण के बाद इंग्लैंड में कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, वे सस्ते और अच्छे तैयार माल बनाने में कामयाब हुए। ये हुए कैसे? ध्यान रहे, हमने आपको इसके पहले बताया कि भारत से प्राप्त धन से इंग्लैंड उद्योगों में बड़ी तेजी से विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। ये औद्योगिक क्रांति इसलिए भी हुई क्योंकि इस दौरान 1765 से 1785 के बीच इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हारग्रीव्स ने कताई मशीन का आविष्कार किया, सूत काटने वाली मशीन का। हारग्रीव्स के बाद आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जो जल से चलने वाली मशीन होती थी, सूत मशीन। आर्कराइट के बाद कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया, अर्थात पावरलूम जो जल शक्ति, इंजन की शक्ति से चलने लगी। ऐसे मशीनों का भी आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया। ध्यान रहे, क्रॉम्पटन जैसे वैज्ञानिक ने म्यूल का आविष्कार किया, जिसमें एक ही समय में अधिक धागे लपेटे जा सकते थे, उन्हें गट्ठर बनाया जा सकता था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट का इतना बड़ा आविष्कार था जिसने पूरी मानवीय सभ्यता को बदल दिया। इस जेम्स वाट ने भाप का आविष्कार किया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया। ये देखिए, रेल इंजन के आविष्कार के बाद 1925 तक इंग्लैंड में ट्रेनें चलने लगी। इन आविष्कारों ने हथकरघा उद्योग का विनाश कर दिया। जाहिर है, हाथ से बने कपड़े, हथकरघा इंग्लैंड के बड़े बड़े मशीनी युक्त
कंपनियों या कारखानों का मुकाबला कर नहीं पाए और वे विनष्ट हो गए। इस पर कार्ल मार्क्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी दुख जताया है और बहुत ही दुख जताते हुए बेंटिंक ने कहा कि लोहे के खंभों से भारत को छेद डाला। भारत के कारीगरों की हड्डियां मैदानों में बिखरी पड़ी हैं, ऐसा लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहते थे। इसी तरह से मार्क्स ने भी कहा कि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारत के उद्योगों को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में बने माल से भारत की बाजार को पाट दिया और भारत का उद्योग सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और भारत के जो एक तरह से कारीगर थे वे कृषक होने के लिए मजबूर हो गए। ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात वैज्ञानिक आविष्कारों ने उनके कारखानों को मशीनीकृत किया और भारत इसी समय हथकरघा या हाथ से मानव चालित पशु चालित उद्योगों की बदौलत उनके मशीनीकरण वाले कारखानों का मुकाबला कर नहीं पाया और वो पूरी तरह समाप्त हो गया। तो ये रहा भारत के उद्योगों पर प्रभाव। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक नौधनाढ़ व्यक्ति इंग्लैंड में पैदा हुआ जिसके पास बहुत सारे धन हो गए, वो किस प्रकार अपना एक कहीं न कहीं सुरक्षित अपने धन के निवेश की राह तलाशने लगा, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटेन में उत्पन्न नवधनाढ़ वर्ग की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो उपनिवेशवाद का तीसरा चरण शुरू होता है वो क्या था। उपनिवेशवाद का तीसरा चरण वो था वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद को उपनिवेशवाद का तीसरा चरण कहा जाता है। ये वित्तीय पूंजीवाद ये 1860 के बाद से शुरू होता है। 1860 के बाद से शुरू होता है वित्तीय पूंजीवाद। वो कैसे, ध्यान रहे 18वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उपनिवेशों के सस्ते श्रम और सस्ते कच्चा माल के परिणाम स्वरूप और अंग्रेजों के उस समय के आधुनिक ढंग के कारखानों के गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में नवधनाढ़ वर्ग का जन्म हुआ, पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। वो पूंजीपति वर्ग अपने पूंजी को सुरक्षित रूप से कहीं न कहीं निवेश करना चाहता था। इसके लिए अवसर उसे मिले उपनिवेशों में, अपने देश में रेलवे सेक्टर, सार्वजनिक ऋण का सेक्टर, कृषि का सेक्टर, ये सब उनके उपनिवेश की जगहें थी। भारत में ये औद्योगिक क्रांति के बाद जो नवधनाढ़ वर्ग का उदय हुआ, इन लोगों ने रेल, डाक, कृषि जैसे सार्वजनिक ऋण के क्षेत्रों में इन लोगों ने अपने पूंजी निवेश किए। यानी इन क्षेत्रों ने उद्योगपतियों को अवसर प्रदान किया कि इन क्षेत्रों में वे लोग अपने धन को निवेश कर सकें। सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ। ध्यान रहे कि इस समय भारत गुलाम था, तो अंग्रेज जो थे वे अपने लाभ की खेती भारतीयों से करवाते थे, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, अफीम, नील इत्यादि की खेती करवाते थे। इस खेती करवाने के लिए उन लोगों को धन की आवश्यकता होती थी, तो कुछ तो उनके अपने धन और कुछ इंग्लैंड के पूंजीपतियों के धन को वे उसमें निवेश करवाने के लिए आगे बढ़ते थे। और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने उन्हें आकर्षित किया और सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्रों में ही हुआ। ये यहाँ क्वेश्चन बनने की स्थिति है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश, सर्वाधिक पूंजी निवेश अंग्रेजों के उद्योगपतियों ने किस क्षेत्र में किया? सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया। इस हेतु दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर क्या था? दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे था, जिसमें निवेश के लिए सरकार 5% लाभ की गारंटी देती थी। सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में निवेश के लिए तो उद्योगपति ही आगे आए, लेकिन भारत में कृषि निवेश के लिए ज़्यादा तो नहीं, रेलवे के निवेश के लिए सरकार आगे आई। रेल ट्रैक निर्माण हो रहे थे और इसके लिए ब्रिटेन के उद्योगपतियों को सरकार 5% लाभ की गारंटी देती थी। इतनी लाभ देती थी कि हमारा हानि हो या हमारा लाभ हो, हम आपको 5% लाभ की तो गारंटी देंगे हानि की स्थिति में, और लाभ होगा तो लाभ में जितना लाभ होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा जो पूंजी निवेश अंग्रेज उद्योगपतियों का हुआ वो रेलवे के क्षेत्र में हुआ।
भारत में रेल पथ निर्माण का आखिर उद्देश्य क्या था? भारत में रेल पथ निर्माण का लक्ष्य आर्थिक और सामरिक था। ध्यान, आर्थिक ये था कि रेलवे ट्रैक निर्माण जो हुए भारत के खानों से भारत के बंदरगाहों तक हुए, ताकि अधिक से अधिक कच्चे माल, एल्यूमिनियम, अफरक, लोहा, बॉक्साइट या कोयला, इन सारे चीज़ों को किस तरह से आसानी से खानों से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और वहां से पानी के जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड पहुंचाया जा सके, जिससे इंग्लैंड के उद्योगों को फायदा पहुंचे। तो रेलवे का निर्माण, जो भारत में रेल ट्रैक बनाए गए, वे पहले खानों से बंदरगाहों तक बनाए गए। इससे उनको आर्थिक लाभ यह था कि वे कच्चे माल प्राप्त कर सकते थे सस्ते में, जिसका वे बेहतरीन ढंग से इंग्लैंड में दोहन कर सकते थे। तो पहला उद्देश्य तो ये था, कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य सामरिक था, अर्थात दूसरे लक्ष्य को इंगित करते हुए अंग्रेजों ने रेल पथ निर्माण उन क्षेत्रों में कराया जहां विद्रोहों की आशंका ज्यादा होती थी, जैसे अवध, दक्षिण के कुछ क्षेत्र। इन जगहों पर अगर विद्रोह की स्थिति बनती है तो तेजी से वहां सेना पहुंचाई जा सके, इसके लिए यानी सामरिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों ने रेल पथ निर्माण कराया। तो इस तरह से इन लोगों का उद्देश्य भारत में सामरिक और आर्थिक था। भारत में प्रथम बार 1853 में बम्बई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। ये डलहौजी का समय था। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बम्बई से थाने के बीच भारत में पहली बार रेल चलाई गई। वो एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। इस तरह से पहली रेल यहाँ चली थी। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विकास 1905 के बाद यानी लॉर्ड कर्जन के समय से हुआ। कर्जन ऐसे पहले गवर्नर थे जिन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और रेलवे का सर्वाधिक निर्माण 1905 के बाद, या ये कहें 1905 में कर्जन के समय से अधिक निर्माण शुरू हुआ, जब पूरे भारतवर्ष में रेलवे ट्रैक बिछ गए। ध्यान दीजिएगा, इस दौरान भारत का भी एक पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे इन्हीं बीच अपना एक रास्ता तलाश रहा था। भारतीयों द्वारा पहली पूंजी निवेश सूती वस्त्र के उद्योग के क्षेत्र में हुई। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। प्राचीन समय से भारत सूती वस्त्र उद्योग को चलाता रहा है। सूती वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों के मामले में, मलमल के वस्त्रों के मामले में भारत बड़ा धनाढ़ रहा है, बड़ा संपन्न रहा है, बड़ा हुनरमंद रहा है भारत। तो भारतीयों द्वारा जो पहली पूंजी निवेश की स्थिति आई वो सूती वस्त्र उद्योग में इन लोगों ने पहली बार अपना पूंजी निवेश किया था। प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1853 में नाना भाई कावस्जी डाबर ने लगाया। कहाँ पे लगाया? बम्बई में लगाया। 1853 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना एक महाराष्ट्रियन नाना भाई कावस्जी डाबर ने बम्बई में लगवाया। ये पहला पूंजी निवेश था। 1855 में सिरसा, बंगाल में भारत की पहली जूट मिल लगी। भारत की पहली जूट मिल सिरसा, बंगाल में 1855 में लगी। 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड के जमशेदपुर में एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण करवाया, उसकी स्थापना की, ताकि हम लोग इस्पात के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ सकें। इन उद्योगपतियों को सर्वाधिक विकास का मौका 1914 से 1918 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। विश्व युद्ध बहुत विभत्स थी, लेकिन भारतीय उद्योगपतियों को उससे फायदा मिला, क्योंकि अंग्रेजों के कारखाने इतने अधिक प्रचुर मात्रा में सामान उत्पन्न नहीं कर सकते थे जितना कि उनको युद्ध में आवश्यकता थी। इसलिए भारतीय व्यापारियों और भारतीय उद्योगपतियों को भी ऑर्डर मिला। इसीलिए भारतीय उद्योगपति, चाहे वो सूती वस्त्रों के हों, लोहे के हों या अन्य कोई भी हों, उन लोगों को इसमें अवसर मिला, उनको ऑर्डर मिले, और प्रथम विश्व युद्ध के समय इन लोगों को उभरने का सबसे अधिक मौका मिला। ध्यान रहे, इस समय पंजाब नेशनल बैंक 1895, बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक 1911, इन बैंकों की भी स्थापना हुई ताकि पूंजी को सुरक्षित लेन देन का जरिया बनाया जा सके, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जरिया बनाया जा सके। ये है वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 से भारत में शुरू होता है। लेकिन कुल मिलाकर इन सबसे भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। भारतीय उद्योगपतियों ने इसके पीछे प्रयास तो किया कि भारतीय उद्योग जो समाप्त हो चुके हैं उन्हें बड़े बड़े उद्योगों में समा लिया जाए, लेकिन ये अभी तक नाकाफ़ी था। भारत को इससे नुकसान इस कदर होता था वित्तीय पूंजीवाद से कि पूंजी विदेश जाती थी, भारत गरीब होता जाता था। इसी कारण से आखिरकार दादा भाई नेहरू जी जैसे महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने
इस पर अपने सिद्धांत दिए, भारत की जनता का इस बार ध्यान दिलाया और धन बहिर्गमन सिद्धांत को पहली बार लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब हम लोग थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर धन बहिर्गमन सिद्धांत और दादा भाई नौरोजी के विचार क्या हैं, किस तरह से भारत की गरीबी की तरफ उन्होंने पहली बार इंगित किया। ये नेक्स्ट अब हम तुरंत देख लेते हैं कि अंततः औद्योगिक नीतियां जो इंग्लैंड के लोगों ने हमारे देश में लागू की, या जो वित्तीय पूंजीवाद उन्होंने हमारे देश में लागू की, उसका जो असर भारत पर हुआ, उस पर सबसे पहले विचार विमर्श किसने किया? धन बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये इसके प्रस्तुतकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रहे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की, जिसमें भारतीय उद्योगों की दशा बड़ी दयनीय बताई गई। लिखा तो यहाँ तक जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार की मंडी, अन्न की मंडी, भारत की आज़ादी 1947 तक आते आते दुनिया का सबसे दरिद्र देश बन गई। ध्यान रहे, इन तथ्यों पर सबसे पहले विचार विमर्श दादा भाई नौरोजी ने 1867 के इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में अपने एक पम्पलेट में उद्धृत किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने पम्पलेट इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार भारत की दरिद्रता का मूल कारण देश की पूंजी का इंग्लैंड चले जाना यही बताया कि हमारे देश की अधिक से अधिक पूंजी किसी न किसी रूप में इंग्लैंड चली जाती है, यह देश की दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। इसी को उन्होंने कहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, अर्थात भारत के धन का बाहर जाना। धन बहिर्गमन सिद्धांत इसी को कहा गया। इसके पहले प्रस्तुतकर्ता दादा भाई नौरोजी थे, जब उन्होंने अपने पम्पलेट इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में ये विचार उद्धृत किए। नौरोजी ने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न करने को नैतिक निकास बताया, क्योंकि उस समय की नीति थी भारतीय अधिक से अधिक क्लर्क हो सकते थे, सेना में सूबेदार पद तक हो सकते थे, और बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाए अगर तो सदर अमीन से ऊपर नहीं जा सकते। सभी बड़े उच्च पदों पर अंग्रेज ही रखे जाते थे। इस कारण दादा भाई नौरोजी ने इसे नैतिक निकास कहा। नौरोजी ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय भारत का उस समय 20 रुपया वार्षिक होती थी। कितने? 20 रुपीज। नौरोजी के कुछ अन्य लेख बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबी इत्यादि पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वर्ड्स एंड मीन ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी हैं जो अर्थव्यवस्था पर लिखी गई। ध्यान रहे, धन बहिर्गमन सिद्धांत पर विचार करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानाडे थे। इस तथ्य पर रमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक लिखी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि भारत से किसी न किसी रूप में आधे से अधिक धन इंग्लैंड चला जाता है, और इसे इन्होंने नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों और लुटेरों से अधिक खतरनाक बताया। इन्होंने बताया आर.सी. दत्त ने, और इसे अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन स्कॉलरशिप सिद्धांत को बाकायदे उन्होंने कांग्रेस को मनवाया भी। तो ये ऐसे तथ्य जो आपके सामने हैं कि आखिर अंग्रेजी नीतियों के कारण भारत किस कदर गरीब हुआ, और उस गरीब होते होते दरिद्र देश की उस दरिद्रता विचार, उस पर विचार करना शुरू किया दादा भाई नौरोजी ने। वो तथ्य उनके सामने हैं। तो ये आज ये चैप्टर समाप्त हुआ कि अंग्रेजी शासन प्रशासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषिजन्य, उद्योग, वित्त, सब पर क्या प्रभाव पड़ा, ये है आपके सामने। और इस पर फिर अंत में विचार विमर्श दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, आर.सी. दत्त जैसे विद्वानों ने किस प्रकार किया, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चैप्टर अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। थैंक यू।